हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज हम यहाँ करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 जो कि केमिस्ट्री का है आपका इज मैटर अराउंड द स्क्योर। और इस चैप्टर को खत्म करने के बाद आपकी केमिस्ट्री पूरी फिनिश हो जाएगी और इसके बाद मैं उठाऊंगी क्लास 10th एनसीईआरटी की केमिस्ट्री को। और क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर्स हैं। 5 दिन लगातार आपको हर दिन एक वीडियो मिलेगा जो कि कंप्लीट वन शॉट वीडियो होगा और जिसमें कि आपका पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री है क्लास 10 की फटाफट से फिनिश हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं क्वेश्चन भी प्रिपेयर करती जा रही हूँ और लोगों के जो कंफ्यूजन थे, डाउट थे कि ये सेशंस कंटिन्यू क्यों नहीं हो रहे हैं या सेशंस कंटिन्यू रखिए, तो ये सेशंस आपके लिए रोज आएंगे। आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए। कंटेंट में प्रिपेयर कर रही थी तो चीजें अभी थोड़ा सा क्या ब्रेक हो गया एग्जामों में, रिजल्ट आया, कहीं का कुछ है, कहीं की डेट नहीं आ रही है, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया जिससे कि आपका कंटेंट प्रिपेयर हो जाए और जिससे कि फटाफट से फिर आपके साथ वीडियोस जो है वो मैं देती रहूं और आप देखते रहें। तो ये सेशंस कंटिन्यू रहेंगे जैसे कि आज हमारी क्लास 12th है और इससे पहले का 11 क्लासेस नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट में प्रिंट कर दूंगी, तो इन सब सेशन को जरूर देखो, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर बहुत आसान है पर काम का है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, जो चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है, कुछ चार्ट है आपका वो मैं आपको स्क्रीन पर कराऊंगी और कुछ चीजें आपको मैं यहाँ पर कराऊंगी। चलो और देख लेते हैं। तो यहाँ पर बात होती है मैटर की। मैटर हम जैसे पिछले चैप्टर में समझ भी चुके हैं कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ हर वो चीज जिसके पास खुद का क्या द्रव्यमान हो और जो क्या करे एक जगह को घेरे। तो मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस और जो उसका फिर साथ साथ उसका क्या हो, मास हो। अब यहाँ पर बात आती है मैटर को का हमको यहाँ पर रासायनिक गुण देखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। मैटर का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पिछले चैप्टर में क्लास जो आपका चैप्टर नंबर 1 था क्लास 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, वो हम देख चुके हैं। यहाँ पर आज हम रासायनिक स्वरूप देखेंगे। तो आप देख लेते हैं मैटर। तो मैटर प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूं कि प्योर क्या है, तो प्योर किसी से भी पूछो तो प्योर वो ये बोलेगा, अरे शुद्ध। शुद्ध नहीं समझते हो, देश का नंबर 1 नमक, टाटा नमक, शुद्ध नमक। तो ये क्या है, उनके लिए शुद्धता है। तो मतलब प्योर मतलब शुद्ध और इम्प्योर मतलब अशुद्ध। दूध में पानी डाल दिया, दूध एक ग्वाला लेकर आ रहा है, मिल्कमैन लेकर आ रहा है, तो वो दूध कैसा है, अशुद्ध है। खुद के सामने दुहाया हुआ दूध क्या है, उनके लिए शुद्ध है। तो इसका मतलब घर में बना हुआ घी क्या है, शुद्ध है, और बाजार से आया हुआ घी क्या है, अशुद्ध है। तो उनके लिए अगर सिंपल भाषा में इंसानों से पूछा जाए तो ये होगा कि अशुद्ध और शुद्ध में वो इतना ही डिफरेंस समझते हैं, बट केमिस्ट्री में ये शुद्ध और अशुद्ध टोटली डिफरेंट चीज होती है। यहाँ पर हम देखेंगे मैटर। मैटर पदार्थ प्योर सब्सटेंसेस मतलब ऐसी चीज जो कि एक ही कॉम्पोजिशन उसकी एक ही है, साथ साथ वो कॉम्पोनेंट्स जो उसके हैं वो एक ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गैस की, तो ऑक्सीजन हमारी गैस है, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजन में अगर मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन गैस की, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस किससे मिलकर बनी हुई है, ऑक्सीजन से। तो इसका मतलब इसमें एटम्स किस चीज के हैं, ऑक्सीजन के। इसमें पार्टिकल्स किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो ये क्या है, ये आपका प्योर एलिमेंट है, ठीक है। इसी जगह पर अगर मैं सिल्वर बोलूं तो सिल्वर मेरे पास जो एलिमेंट है, ठीक है, वो उसमें इसके पार्टिकल्स कण किसके बने हुए हैं, सिल्वर के। ऐसा तो नहीं कॉपर आके नाचता हुआ कहेगा हे मैं भी तुम्हारे साथ प्रेजेंट हूं, ऐसा तो नहीं कहेगा। तो सिल्वर मतलब कि सिल्वर में सिल्वर के ही एटम, सिल्वर के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्योर आपका सब्सटेंस हो गया। इसी जगह पर अगर बात करूं कंपाउंड की, अब कंपाउंड कैसे प्योर हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, वाटर। तो वाटर क्या है, पानी। अब पानी हिमालय चल के चलो पानी लेकर आते हैं, चलो चलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया, चलो चलते हैं हम जापान, जहां से भी मैं पानी लेकर आऊंगी, पानी का जो कॉम्पोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो हर जगह सेम रहेगा। इसका मतलब पानी में कहीं से भी लूं, मिनरल वाटर लूं, हैंडपंप का पानी लूं, घर का पानी लूं, नल का पानी लूं, पानी हमेशा एक ही रहेगा। इसका मतलब पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है, जो H और ऑक्सीजन का रेशियो है, ये 1:8 का ही रहेगा। मैं किसी भी सोर्स से पानी लूं तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये एक प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है। इसी जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वो हर जगह आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही हूँ, छोड़ा। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, इसकी कॉम्पोजिशन क्या रहेगी, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा एक ही रेशियो में कंबाइन करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड किस रेशियो में कंबाइन कर रहा है, CO2 ये कंबाइन कर रहा है 3:8 के रेशियो में। अब ये 3:8 के रेशियो में हर जगह कंबाइन करेगा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट कर रहा है वो इसी कॉम्पोजिशन, इसी रेशियो में क्या है, CO2 का
कार्बन और ऑक्सीजन रिलीज आउट हो रहा है। तो ये रेशियो हमेशा फिक्स है। तो इसका मतलब जब भी कोई भी चीज क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जैसे एलिमेंट्स में हो गया क्या, आपके मेटल्स में आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो इसमें क्या है, एटम्स और पार्टिकल सेम है। इसी तरह से आपके क्या हो गए कंपाउंड में उसकी कॉम्पोजिशन या उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या उसमें बोल सकते हैं रेशियो, जो जिससे मिलकर वो कंपाउंड बना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो H2 और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, वाटर बनाया। तो इसमें जो वाटर बना वो किससे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन में, डेफिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट में, डेफिनेट रेशियो में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तब जाकर वाटर बनेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब एलिमेंट्स में एक और बात आ जाती है, कुछ मेटल हो गए, कुछ नॉन मेटल हो गए, ठीक है, और फिर कुछ हो गए मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स क्या हो जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, ये सब आपके क्या होगा एग्जाम्पल मेटलॉइड्स के। और ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। वो बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सेमीकंडक्टर्स, जो कि प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में शो करते हैं। ठीक, यहाँ तक आई होप पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देख लेते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। अभी तक हम बात कर रहे थे प्योर प्योर प्योर, हर चीज प्योर। तो अब क्या होती है इम्प्योर सब्सटेंसेस, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या होते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस मतलब कि यहाँ पर हमको देखना है मिक्सचर्स को। मतलब इम्प्योर सब्सटेंसेस, जैसे कि अगर मैं बात करूं इम्प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल हो जाएंगे मिक्सचर्स। तो मिक्सचर में जैसे कि आपने नवरत्न की नमकीन देखी होगी, तो उसमें क्या है, तरह तरह की चीजों को मिलाकर वो नमकीन बनती है। अब उस नमकीन को क्या है, उसमें मैं अगर मेरे पास मूंगफली का दाना पड़ा है तो उसको मैं निकालकर अलग कर सकती हूँ। यहाँ पर क्या है, कंपाउंड में अगर मैं चाहूँ कि H2 प्लस O2 है, तो H2 प्लस O है, वाटर बन रहा है। तो ये वाटर जब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहा है, और इसका डेफिनेट प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहता है। कंपाउंड्स में जो प्रोपोर्शन है हमेशा फिक्स रहेगा, पर मिक्सचर में जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स नहीं भी रह सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चीनी को पानी में घोल रही हूँ, तो मैं 1 चम्मच घोलूंगी तो भी पानी में घुल जाएगा, 2 चम्मच घोलूंगी तो भी पानी में घुल जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, वो चीनी में पानी का घोलना वो क्या है, मिक्सचर है, एक मिश्रण है। और मिश्रण क्या होता है, कभी भी फिक्स नहीं होता। आप क्या कर सकते हैं, उसके जो वेरिएशन कर सकते हैं उसके घोलने के तरीके में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बात समझ में आती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हम क्या करें, हम अपने हिसाब से चेंज कर सके और जिसका कंपोजिशन भी चेंज हो सकते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमको पढ़ना है क्या, आपका होमोजेनस मिक्सचर और आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर जहां पर पूरे के पूरे कॉम्पोजिशन में, पूरे के पूरे सोल्यूशन में हमेशा यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर चीनी को घोला गया किसमें, पानी में, तो वो क्या रहेगा, क्या चीनी को अलग कर पाओगे। सिंपल अगर देख के बताओ कि एक ग्लास है मेरे पास, ये 2 ग्लासेस है। अब इन 2 ग्लासेस में एक में मैंने क्या किया, चीनी को घोल दिया, एक में क्या किया, सॉल्ट को घोल दिया। ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, समझेंगे। ये मेरे पास एक ग्लास है, ये मेरे पास दूसरा ग्लास है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने शुगर के क्रिस्टल्स को घोल दिया पानी के अंदर। अब इसमें क्या किया, इसमें मैंने सॉल्ट क्रिस्टल्स को घोल दिया। अब मैंने बोला कि दूर से देखकर बताओ कि किसमें शुगर है, किसमें सॉल्ट है, किस पानी में शुगर है, किस पानी में सॉल्ट है। तो क्या देखकर बता पाओगे, तो बिल्कुल नहीं बता पाओगे देखकर कि किसमें शुगर है, किसमें सॉल्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो मिक्सचर में जो ये शुगर और सॉल्ट को डाला गया पानी के अंदर, वो क्या था, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गए उसमें पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें ये समझ में आया कि ये जो सॉल्यूशन बना, ये जो विलयन बना, ये कैसा बना, ये होमोजेनस बना। ठीक है, अब इसी जगह पर अगर मैंने पानी में सैंड को मिलाया तो मेरे को ध्यान से मैं अगर देख रही हूँ और दूर से भी देख रही हूँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि पानी में सैंड प्रेजेंट है, या मैंने पानी में थर्मोकोल की बॉल्स डाल दी, या मैंने पानी में कुछ कंकड़ डाल दिए। तो यहाँ पर मुझे समझ में आया कि ये कैसा मिक्सचर है, ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि इसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, मतलब यूनिफॉर्म सा नहीं दिख रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा मैटर प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स हो गए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका कंपाउंड में आ जाएगा जो कि प्योर होता है। ठीक है, इसी तरह से इसमें मेटल, नॉन मेटल हो गए। फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमने देखा कि जो हमको देखना है मिक्सचर और मिक्सचर में क्या, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। अभी हम सब चीजों को डिटेल पढ़ेंगे। चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं डिटेल वर्जन। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि मैटर हमने हर चीजों को देखा, पदार्थ
जो आपका भौतिक स्वरूप और रासायनिक स्वरूप, तो इसका रासायनिक स्वरूप में देखा। सबसे पहले हमको देखना है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या है विलेन? सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको प्रकार देखने हैं, तो सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया और गैसियस सॉल्यूशन हो गया। सॉलिड सॉल्यूशन हो गया एलॉयज। एलॉयज फॉर एग्जांपल कि सॉलिड को सॉलिड में मिलाकर क्या बना? एलॉय। अब ये जो एलॉय बन जाते हैं ये कैसे बनते हैं? या तो मेटल को नॉन मेटल में घोला जाए, या मेटल को मेटल में घोला जाए, या नॉन मेटल को मेटल में घोला जाए। और जब ये एलॉय बन जाते हैं तो इनको फिजिकल मेथड के थ्रू इनको अलग नहीं करा जा सकता इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं बात करूं किसकी, आपकी ब्रास की, तो ब्रास क्या है? एक एलॉय है। और ब्रास बना किससे है? ब्रास। तो ब्रास एक एलॉय है, ये बना है किससे? कॉपर और जिंक से। ठीक है, इसी तरह से आपको बहुत सारे एलॉयज याद करने हैं, मैं आपको याद करवा दूंगी। तो ब्रास, कॉपर और जिंक से याद कैसे रखेंगे? CbZ। CbZ बाइक होती है तो कॉपर C और Z हो गया जिंक। तो ये कॉपर और ये जिंक ये आपका एक रेशियो में कंबाइन हो रहा है। अब ये रेशियो हमेशा ऐसा नहीं है कि 30:70 के रेशियो में हमेशा फिक्स है, तो ये रेशियो आपका वैरी भी कर सकता है। इसीलिए ये क्या है? ये आपका एक एलॉय है। अब देखो यहाँ पर ये जो कॉपर है और ये जिंक है, ये क्या है? दोनों सॉलिड है, तो सॉलिड इन सॉलिड, तो ये हो गए आपके सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल हो जाते हैं सारे एलॉयज। इसके बाद लिक्विड सॉल्यूशंस हो गए, जैसे कि कोई भी लिक्विड सोप को आपने पानी में डाल दिया तो ये लिक्विड का एग्जांपल हो गया। इसी जगह पे गैसियस सॉल्यूशन क्या हो गया? ये हमारी एयर के कॉन्सिक्वेंस, मतलब एयर का कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। कि कॉम्पोजिशन ऑफ एयर क्या होगा? इसमें आपका नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, अदर गैसेस भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। तो ये हो गए आपके गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन विलेन की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ विलेन, मतलब कि जो गुण है विलेन के वो क्या क्या होते हैं। तो विलेन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, और सूक्ष्म मतलब कि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और इसमें 1 नैनोमीटर डायमीटर से भी वो उसके पार्टिकल्स कम होते हैं, इतने ज्यादा छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइड में इमेज देखो, शुगर को पानी में मिक्स कर दे रही हूँ तो वो मिक्स होने के बाद क्या वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि वो पार्टिकल्स इतने ज्यादा सूक्ष्म है कि हमको दिख नहीं रहे। एक हमको जो मिक्सचर दिख रहा है, एक सॉल्यूशन दिख रहा है, वो कैसा दिख रहा है? वो होमोजेनस दिख रहा है। इसका मतलब कि यूनिफॉर्म दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है प्रॉपर्टीज में, गुण में किसके? सॉल्यूशन की, कि जो सॉल्यूशन का मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन हमको विलेन दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? वो समांगी दिख रहा है, होमोजेनस दिख रहा है, यूनिफॉर्म दिख रहा है, एक सा दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, इसीलिए ये क्या दिख रहा है? एक साथ दिख रहा है। दूसरी बात, कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, इनको हम फिल्ट्रेशन, सॉल्यूट मतलब क्या हो गया? देखो दो चीजों को समझो, एक सॉल्यूशन है मतलब कि उसमें पानी है और कुछ और चीजें पड़ी हैं, तो इसका मतलब पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। और जो पानी के अंदर जो चीज डाली जाती है, जो चीज को घोलना होता है, वो होता है सॉल्यूट। ठीक है, दो टर्म होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पर दो टर्म समझेंगे, दो टर्म्स होते हैं सॉल्यूट, एक हो गया सॉल्यूट और दूसरा हो गया सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो चीज घोली जा रही है, और सॉल्वेंट जिसमें घोला जा रहा है। तो पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, और चीनी क्या हो गई? सॉल्यूट हो गई। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर चीनी को पानी में घोला गया तो क्या है? वो उसको मतलब उसके पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन से रिमूव आउट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि चीनी का घोल जो है उसको फिल्टर आउट कर देंगे, चीनी से छान दोगे तो चीनी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं और इजिली क्या है? एक दूसरे के अंदर, तो जो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक हो जाते हैं। फिर अब पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये अब जब इतने ज्यादा स्मॉल है, यूनिफॉर्म पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, तो जो लाइट ऑफ बीम अगर से पास करी जाए, टॉर्च से लाइट अगर पास करी जाए सॉल्यूशन में, तो इट डू नॉट स्कैटर द लाइट ऑफ बीम ऑफ लाइट। मतलब यहाँ पर बीम ऑफ लाइट क्या है? वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि पार्टिकल्स में इतनी ज्यादा यूनिफॉर्मिटी होती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर बात होती है, सॉल्यूशंस भी दो तरीके के होते हैं, संतृप्त और आपके असंतृप्त, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपने एक टर्म सुना होगा कि बहुत ही ज्यादा सैचुरेट हो गए पढ़ के, अब दिमाग को कुछ नहीं घुस रहा है, भेजा एकदम फ्राई हो चुका है, भेजे में अब कुछ भी नहीं घुस रहा है। क्यों? क्योंकि एक एक्सट्रीम लेवल आ गया, अब इसके आगे पढ़ेंगे तो शायद उल्टी ही हो जाएगी। तो यहाँ पर भी
अगर एक पानी है ग्लास का भरा हुआ, उसमें चीनी डाल रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि कितना भी घोलेंगे वो चीनी नहीं घुलेगी। उस समय ग्राफ कैसा हो जाएगा, प्लेट्यू फॉर्म हो जाएगी, अब वहां पर चीनी और नहीं घुलेगी। तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। अनसैचुरेटेड मतलब कि ऐसी स्थिति जहां पर चीनी पानी में घुल पा रही है या नमक पानी में घुल पा रहा है। ठीक, अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की विलयन की सांद्रता। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी REET में तो आ ही जाता है। क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कितना ग्राम्स ऑफ मास, कितना ग्राम्स दिया हुआ है सॉल्यूट का जो चीज हम घोलने वाले हैं, और कितना मास है कि सॉल्यूशन का जिसमें हम घोल रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन जो बना। ठीक है, तो ये इंटू 100, तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। क्वेश्चन में इंक्लूड कर दूंगी जब मैं इसके एमसीक्यूज आपको करवाऊंगी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन इसमें जो होते हैं पार्टिकल्स बड़े होते हैं, किससे, सॉल्यूशन के पार्टिकल से इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, जो कि आपके साइज मोर देन 100 नैनोमीटर होता है। अभी इसमें क्या था, 1 नैनोमीटर से लेस देन 1 नैनोमीटर कितने छोटे थे, यहाँ पर 100 नैनोमीटर से साइज क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसीलिए अगर सैंड को पानी में डाला जाए तो सैंड के पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं इजीली अपनी आंखों से। अब ये हम इजीली अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। तो इसीलिए ये सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, हेट्रोजेनस होते हैं, विषमांगी होते हैं। ये कैसे थे, ये आपके समांगी थे, और ये कैसे हैं, ये आपके विषमांगी हैं। इनको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। फिर इनका भी सेपरेशन हम कर सकते हैं। सॉल्ट खुद ही सोचो कि सैंड को सेपरेट आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं फिल्टर पेपर पे। अब यहाँ पर इनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इसलिए अगर बीम ऑफ लाइट छोड़ी जाए इनके ऊपर तो स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट को। देखो साइड में इमेज किस तरह से स्कैटर होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सॉल्यूट जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते। सॉल्यूट मतलब कि वो चीज विलय जिसको हमको घोलना है, तो सॉल्यूट यहाँ पर डिसॉल्व नहीं होते, ये रिमेन सस्पेंडेड रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। अगर इनको छोड़ दिया जाए थोड़े समय के लिए तो ये क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, अब इसीलिए क्या होते हैं, ये अनस्टेबल भी इनको कहा जाता है। ठीक, आई होप यहाँ तक पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने क्या देखा, हमने देखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप्स देखे हमने। सबसे पहले क्या थे, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। ऐसा सॉल्यूशन जो कि क्या है, एक सैचुरेशन लेवल आ गया है, संतृप्त हो गया है, अब उसमें कोई भी चीनी नहीं, सॉल्यूट नहीं घुल रहा है, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे हम चीनी इजिली घोल सकते हैं या कोई भी चीज घोल सकते हैं, वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। हमने फिर देखा कि सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन भी होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन एग्जांपल एलॉयज हो गए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉलिड सॉल्यूशन का किसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा प्रॉपर्टीज। तो हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं, विलयन होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो होमोजेनियस होते हैं, आपके समांगी होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, उसके कण 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, तो वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसमें बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो वो स्कैटर नहीं करती है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत ही यूनिफॉर्म होता है, होमोजेनियस होता है। साथ ही साथ इसके पार्टिकल्स होते हैं उसको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम फिल्टर कर सकते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स होते हैं बहुत बड़े। फिर इसके सस्पेंडेड रहते हैं, अगर सेटल हो जाते हैं हम उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। सस्पेंशन की बात कर रही हूँ, सस्पेंशन में हेट्रोजेनस सॉल्यूशन बनता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं ये एक तरह से। अब बात करते हैं कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स क्या होते हैं, ये एक तरह से 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में इनके पार्टिकल का साइज होता है। ये दिखते हैं कि ये ऐसा शो करते हैं कि होमोजेनस है, पर ये जनरली होते कैसे हैं, विषमांगी हेट्रोजेनस होते हैं नेचर में। ठीक है, अब ये होमोजेनस ये क्यों दिखते हैं, क्योंकि इनके जो साइज है वो स्मॉल होता है। किससे, आपके सस्पेंशन जो आपका ये है निलंबन, इनके साइज से छोटा होता है, इसलिए लगते होमोजेनस है पर ये होते हेट्रोजेनस होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है मिल्क। मिल्क क्या है, ये आपका कोलॉइड है, मिल्क इज अ कोलॉइड। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, ये सेपरेट फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया से सेपरेट नहीं होते। इंस्टेड इनका सेपरेशन किसके थ्रू होता है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक लगती है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन से ये सेपरेट आउट हो जाते हैं इनके पार्टिकल्स, पर फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया इसमें नहीं लगती है। अब ये स्टेबल होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स इतने भी छोटे नहीं होते हैं, उतने भी बड़े नहीं होते हैं, तो इसलिए स्टेबल होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते, तो ये स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पर टिंडाल इफेक्ट देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि टिंडाल इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है कोलॉइड्स में, जहां पर लाइट को अगर छोड़ा जाए तो
ये स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट को। इसमें आपको एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है। एक तो हो गया मिल्क में आपका क्या दिखेगा, टिंडाल इफेक्ट दिखेगा। फिर आपका साथ ही साथ आपको देखना मिस्ट, मिस्ट जो होता है, जो आपकी ओस वाली बूंदे होती हैं, उसमें आपको टिंडाल इफेक्ट देखने को मिलेगा। फिर साथ ही साथ कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट, कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट मतलब आपने देखा होगा कि बहुत घने घने जंगल है, और अगर उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ कुछ जो पेड़ के साइड में देखो कैसी होती है कैनोपी, तो इसमें क्या होता है कि जो सन की रेस एंटर कर जाती हैं, और सन की रेस जब एंटर करती हैं तो किस तरह से पूरी बीम है वो स्कैटर करके लाइट का एक पाथ बना देती है। इसी तरह से रूम में भी अगर लाइट रेज अंदर एंटर कर रही होती है तो भी हमको इस तरह की इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि टिंडाल इफेक्ट यहाँ दिखता है। इसके पार्टिकल्स होते हैं स्टेबल होते हैं, पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक से सेपरेट आउट हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा कोलॉइड्स वाला पोर्शन खत्म होता है। इसका चार्ट है, ये आपको मैं इंक्लूड कर दूंगी इसमें आगे स्क्रीन पर, वो चार्ट जरूर याद कर लेना, वो पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। चलिए आइए इसके बाद सेपरेशन ऑफ जो मेथड्स हैं, किस तरह से सेपरेट आउट कर सकते हैं सब्सटेंसेस को, वो हमको देखना है। फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए मैं इसको रब कर देती हूँ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। चलिए आइए अब देख लेते हैं किस तरह से कंपोनेंट्स को उसके मिश्रण से अलग किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। तो अभी हमको सेपरेशन देखना है मिक्सचर में से कंपोनेंट्स का। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी, और इन टेक्निक से क्वेश्चंस आते हैं। तो डायरेक्टली जो जो चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी मैं आपको बताती चलूंगी। तो सबसे पहली टेक्निक है जिसमें कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स को अलग अलग करा जा सकता है। मतलब कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो कि वोलेटाइल होंगे, मतलब कि जो उड़ने वाले होंगे, इवेपोरेट हो सकते हैं, उड़ रहे हैं, और कुछ होंगे जो कि नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि उसमें इवेपोरेशन की प्रक्रिया नहीं हो रही। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा कि अगर एक इंक है और उसमें पानी है प्रेजेंट, तो इंक को मुझे सेपरेट आउट करना है पानी में से, तो उसको मैं किस प्रक्रिया के थ्रू कर सकती हूँ। तो वहां पर वही प्रोसेस लग जाएगा वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल वाला, जिसमें कि हमको हीट देना पड़ेगा। जब हम हीट देंगे यहाँ से, तो ये यहाँ पर इंक और वाटर है, इंक और वाटर, तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, पानी की प्रक्रिया होती है इवेपोरेशन की, वाष्पीकरण की, तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और इंक यहाँ पर रह जाएगी। तो ये कौन सी टेक्निक हो गई, ऐसी टेक्निक जिसमें कि एक सब्सटेंस क्या है, वोलेटाइल नेचर का है, मतलब कि उड़ने वाला, और दूसरा सब्सटेंस कैसा है, नॉन वोलेटाइल, जो कि नीचे सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक देख लेते हैं, क्रीम फ्रॉम मिल्क। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि क्रीम क्या लाइटर होता है, लाइटर जो ऊपर रह जाएगा और जो भारी भाग है वो नीचे रह जाएगा। तो ये प्रक्रिया हो जाती है आपकी ऑक्टेंड्रन वाली, जैसे कि आपका ये इस तरीके से। तो यहाँ पर जो लाइटर चीज होगी वो ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पर लाइटर चीज आ गई, लाइटर कंपोनेंट आ गया, और ये नीचे क्या हो जाएगा, ये हेवियर कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रीम फ्रॉम मिल्क अगर जैसे इस तरह से मथनी से मथा जाता है, या आपने वॉशिंग मशीन में देखा होगा जब कपड़े सूख जाते हैं, उसमें ड्राई हो जाते हैं, तो किस तरह से वो साइड में इकट्ठे हो जाते हैं। तो उससे ये समझ में आता है कि आपका वॉशिंग मशीन हो गया या आपका मिक्सर हो गया, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया लगी, सेंट्रीफ्यूगेशन की लगी। अब यहाँ पर ये प्रक्रिया का इस्तेमाल कर ब्लड की टेस्टिंग की जाती है, यूरिन की टेस्टिंग की जाती है, डीएनए का सेपरेशन किया जाता है, या डीएनए को ब्लड से निकाला जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर जो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रक्रिया है वो कई तरह से लैब में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इसमें लाइटर कंपोनेंट ऊपर रह जाता है, हेवी कंपोनेंट जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टेक्निक देख लेते हैं, क्या, टू इमिसिबल लिक्विड। मतलब कि ऐसे दो लिक्विड है हमारे पास द्रव, जो कि क्या है, अघुलनशील है, एक दूसरे में घुल नहीं रहे। ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा, ऑयल और वाटर। ऑयल और वाटर क्या हो जाता है, देखो सब चीज की इमेज आपको साइड में दिखती जाएगी, उसको देखते जाना। ऑयल और वाटर, तो ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा नहीं, तो ऑयल और वाटर को सेपरेट आउट कर सकते हैं हम किस प्रक्रिया से, डिकैंटेशन की प्रक्रिया से, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डिकैंटेशन की विधि से ऑयल को इस तरह से थोड़ा सा करेंगे, क्या टिल्ट करेंगे, तो ऑयल क्या है वो निकल जाएगा और पानी नीचे बैठ जाएगा। और ये किस बेसिस पे निकलता है, सेपरेट आउट होता है, इसमें कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, कई एग्जाम्स में कई बार आया है, आपके एग्जाम्स में भी आया है। तो क्या है कि टू इमिसिबल लिक्विड, मतलब कि ऐसे दो घुलनशील लिक्विड है जो कि एक साथ प्रेजेंट है, तो वो किस बेसिस पे अलग होते हैं, किस बेसिस पे सेपरेट आउट होते हैं। तो आंसर हो जाएगा अपनी घनत्व के बेस पे, अपनी डेंसिटी के बेस पे। तो सेपरेशन इसमें किस बेसिस पे होता है, डेंसिटी के बेस पे होता है। तो यहाँ पर केरोसिन ऑयल और वाटर, अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम ओर, अपने
ओर से आयरन का एक्सट्रैक्शन इसी प्रक्रिया के विधि से होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। ऐसी प्रक्रिया जहां पर सॉल्ट भी प्रेजेंट है और कैम्फर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्ट और कैम्फर का मिक्सचर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका हो गया मिक्सचर। अब यहाँ पर सॉल्ट प्लस कैम्फर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही बात है, यहाँ पर हीट करेंगे तो जो वेपर्स है ये कैम्फर के हैं और सॉलिडिफाइड कैम्फर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ये सिंपल था। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या सेपरेशन ऑफ डाइस। तो सेपरेशन ऑफ डाइस में क्रोमेटोग्राफी टेक्निक लगती है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, क्रोमा, क्रोमा मतलब कलर, तो डाइस, ए डाई जो है वो डिफरेंट कलर से मिलकर बनी है। तो यहाँ पर बात होती है कि क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में या सेपरेशन ऑफ डाइस में कौन से ऐसे बेसिस पे डाइस में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को सेपरेट आउट किया जाता है। साइड में इमेज देखो तब समझ जाओगे। तो यहाँ पर एक इस तरह से यहाँ पर इस तरह से एक प्लेट होती है, ये एक तरह से इस तरह से क्रोमेटोग्राफिक प्लेट होती है जो कि एक बीकर में प्रेजेंट होती है और यहाँ पे मान लो डाई को डाला गया। ठीक है, एक डाई है, कलर डाई है, उसको डाला गया। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे। एक डाई के अंदर रेड भी होगा, ब्लू भी होगा, ग्रीन भी होगा। अब वो रेड ग्रीन ब्लू का सेपरेशन जो होगा वो उसके सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे होगा। अभी हमने क्या देखा था, टू इमिसिबल लिक्विड, दो अघुलनशील जो लिक्विड थे उनका सेपरेशन किस बेसिस पे था, उनका सेपरेशन डेंसिटी घनत्व के बेस पे था। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ डाइस में जो डाइस के में डिफरेंट कलर्स है उनका सेपरेशन होगा उनकी सॉल्युबिलिटी के बेस पे। जो कलर जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा वो उतनी तेजी से ऊपर भागेगा। मान लो रेड कलर क्या है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, तो रेड कलर बहुत तेजी से ऊपर भागेगा। मान लो इसी जगह पर ब्लू कलर थोड़ा कम सॉल्युबल है, तो ब्लू कलर की लाइन क्या होगी, नीचे होगी। मान लो ब्लैक और कम सॉल्युबल है, तो ब्लैक नीचे रहेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ डाइज है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की हेल्प से, जहाँ पे क्रोमा, क्रोमा मीन्स कलर, तो ये सेपरेशन किसके बेसिस पे हो रहा है, कलर के बेसिस पे हो रहा है, जो कि किस पे डिपेंड है, उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड है, घुलनशीलता के ऊपर डिपेंड है। तो वो क्या है, वो उसकी कोई भी कलर कितना सॉल्युबल है उसके हिसाब से उसका जो लेवल है वो ऊपर बढ़ेगा। जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा उतनी तेजी से फास्ट उसमें क्रोमेटोग्राफिक प्लेट में ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल होता है ड्रग, कोई भी ड्रग को ब्लड से निकालने में कि क्या कौन सी ड्रग ब्लड में प्रेजेंट है। फिर पिगमेंट्स को जो कि नेचुरल कलर्स है उससे पिगमेंट को रिमूव आउट करने के लिए तो डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं टू मिसिबल लिक्विड। अब ऐसे लिक्विड है जो कि क्या है, जो घुलनशील है एक दूसरे में। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन और वाटर। एसीटोन और वाटर का एग्जाम्पल हो गया, तो ये आपने घर में थिनर देखा होगा, नेल रिमूवर देखा होगा, उसमें पानी कितना भी मिला देंगे तो आप क्या बता सकते हैं कितना एसीटोन है कितना वाटर है, देख के नहीं बता सकते। अब उसको सेपरेट आउट करना है तो कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो आसवन की विधि लगेगी, डिस्टिलेशन की विधि लगेगी। सिंपल आपको ये समझना है कि टू इमिसिबल लिक्विड था तो हमारा कौन सा था, सिंपल डेंसिटी के बेस पे। अब टू मिसिबल लिक्विड है, दो घुलनशील लिक्विड है एक दूसरे में, तो वहां पर प्रक्रिया लगेगी डिस्टिलेशन। अब यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है कि डिस्टिलेशन कब लगता है और आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब लगता है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, जो दो सब्सटेंसेस है उनके बीच का जो क्वथनांक है, वो दो लिक्विड है उनके बीच का क्वथनांक जब ज्यादा है, ठीक है, डिफरेंस जो है बॉइलिंग पॉइंट के बीच का वो ज्यादा है तो डिस्टिलेशन की विधि लगेगी। अगर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, और कम कितना 25 केल्विन से कम है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या लगेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की विधि लगेगी। ठीक है, तो टू मिसिबल लिक्विड को हम डिस्टिलेशन से रिमूव आउट कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब जिसमें क्वथनांक बहुत ज्यादा रहेगा दोनों के बीच में तो हम डिस्टिलेशन सिंपल यूज करेंगे। जब क्वथनांक कम रहेगा, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा 25 केल्विन से, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की विधि को अपनाएंगे। इमेज साइड में लगी हुई दिख रही होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की पूरी यूनिट की। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की विधि जनरली कहाँ लगाई गई है, जैसे एयर के कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट आउट करना है, तो एयर में डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें हमको लगाना होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की विधि, क्योंकि इसमें डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 25 केल्विन से कम होता है। अब जैसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूनिट में लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वही चीज है कि एयर को कंप्रेस करेंगे, फिर उसके बाद उसमें
उसको वार्म करेंगे, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कॉलम में वार्म होगी, फिर वहां पर ग्लास सेपरेट आउट हो जाएगी अपनी हाइट के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया तो ये -183 सेल्सियस, फिर -186 आर्गन निकली, फिर नाइट्रोजन निकली -196 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ तक आपका क्या था, सारे सेपरेशन के प्रोसेस हो गए। आइए एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, मतलब कि ऐसे सबसे जो कि क्या है, एक उड़ने वाला है, एक नहीं उड़ने वाला। जो उड़ने वाला है वो उड़ जाएगा, जो नहीं उड़ने वाला है वो सेट हो जाएगा। नहीं उड़ने वाली इंक है वो नीचे सेट हो जाएगी। फिर हमने देखा क्रीम कम मिल्क, तो ये लाइटर और डेंसर कंपोनेंट्स को अलग कर देता है। लाइटर कंपोनेंट ऊपर रह जाता है, डेंसर कंपोनेंट नीचे रह जाता है। ठीक है, अब देखो तो इसमें जो नीचे देखो, अगर ब्लड टेस्टिंग जो होती है ना, जब डीएनए का टेस्ट होता है तो डीएनए जो है वो नीचे रह जाता है और ऊपर उसका सीरम वेरम सारा लिक्विड पार्ट जो ब्लड का रहता है वो ऊपर चला जाता है। बहुत अच्छा इसका किसी ने अगर किया होगा सेंट्रीफिकेशन टेक्निक लैब में, उसको बड़ा मजा आया होगा। ठीक है, एमएससी वगैरह में कराते हैं। फिर हमने देखा था कि 2 इमिसिबल लिक्विड को डिकेंटेशन की विधि से हम अलग कर सकते हैं। फिर हम देखा कि सॉल्ट और कैम्फर को, इसमें आपका वो आ जाता है वही सब्लिमेशन वाली प्रक्रिया, ध्रुवपातन की प्रक्रिया की डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में विदाउट कन्वर्जन ऑफ लिक्विड हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर सेपरेशन ऑफ डाइस हमने देखा किसमें, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी। फिर 2 मिसिबल लिक्विड को देखा हमने डिस्टिलेशन की विधि से, अगर बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा किसमें, 2 लिक्विड का। अगर क्वथनांक कम होगा तो क्या होगा, हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन लगाएंगे, प्रभाजी आसवन लगाएंगे और एयर में प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं एयर के कंपोनेंट्स को। आई होप यहाँ तक आपको सेशन सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट करा करिए, कमेंट करने से मुझे ये समझ में आता है कि आप लोग कनेक्टेड हैं, देखते हैं। अब ऐसा लगता है कि एक आधे 2 लोग देख रहे हैं, बाकी लोग नहीं देख रहे हैं, तो फिर मैं भी थोड़ी ढील आ जाती है कि अरे कोई पढ़ ही नहीं रहा है तो फिर पढ़ाने से मतलब क्या है। मैं भी थोड़ा अपना फ्री हो जाती हूँ कि भाई थोड़ा आराम हो जाए। तो यहाँ पर आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, या आप और चीजों में क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं, आप क्या चीज चाह रहे हैं, ये भी आप मुझे अपने सुझाव देंगे, तभी ये चीजें बहुत अच्छी रूप से बेहतर रूप ले पाएंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।